हाँ जी, स्वागत है सभी का इस पढ़ने और पढ़ाने की महफिल में। मैं आपके साथ ही आपका एजुकेटर सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का सेशन रहने वाला बहुत ही प्यारा सेशन है और आज हम बात करने वाले हैं पीछे जो हमने एक एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट की थी ज्योग्राफी के अंदर, उसी एमसीक्यूज सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। और सभी बच्चे एक बार कमेंट करके और लाइव आगे जल्दी बताएंगे मेरे को कि सेशन आपको कैसा लग रहा है। जल्दी से बताइए मेरे को, मैं ऑडिबल और विजिबल दोनों होना। शाबाश भाई। देखिए, पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है? क्वेश्चन बोल रहा है कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है जी। तो सबसे पहले स्टेटमेंट बोल रहा है कि वे व्यापारिक पवनों के कटिबंध में उठते हैं। सबसे पहले हम बात करें शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की, जब भी बात आती है तो हमारे दिमाग में सवाल आता है ये बनते कैसे हैं। जब हम ग्लोब को देखते हैं तो ग्लोब के अंदर क्या होता है, जैसे आपके इक्वेटर जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, जिसे हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं जी? भूमध्य रेखा बोलते हैं। और इसी भूमध्य रेखा के जस्ट ऊपर आप देखो यहाँ पर 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा है, जिसके बाद सूर्य की किरणें लंबवत होना बंद हो जाती है। ठीक है जी। ये 60 डिग्री वाले क्षेत्रों के अंदर क्या होता है, यहाँ पर पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है और इन क्षेत्रों में इनका निर्माण होता है। तो पहली कंडीशन तो ये रहती है कि शीतोष्ण चक्रवात आते कहां पर है, तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो आप कहते हैं वो आते कहां पर है, 60 डिग्री अक्षांश क्षेत्रों के अंदर आते हैं। आ रही जी बात समझ में? नेक्स्ट हम देखते हैं इनका निर्माण कैसे होता है। पहले इनके क्षेत्रफल की अगर बात करें तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल रहता है ये 1900 किलोमीटर के लगभग इनका क्षेत्रफल का मानना किया जाता है। ठीक है जी। अब इनकी बात करते हैं निर्माण कैसे होता है। तो निर्माण ये वाताग्रह का निर्माण होता है। वाताग्रह एक्चुअल में होते क्या है, जब बात आती है वाताग्रह की, वाताग्रह कहते किसे हैं? दो विपरीत स्वभाव वाली जब भी हवा दोनों टकराती है, सपोज दैट कि जब एक गर्म हवा और एक ठंडी हवा है, जब दोनों टकराएगी तो जिसके कारण किसका निर्माण होगा? फ्रंट का निर्माण होगा। जैसे आप बोल सकते हो ये वाताग्रह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जी उष्ण का वाताग्रह है। कौन सा? उष्ण वाताग्रह, जिसे गर्म वाताग्रह बोलते हैं। एक होता है जी शीतोष्ण वाताग्रह, शीतोष्ण। तो जब ये दो विपरीत स्वभाव वाली हवा जब टकराती है, अगर किसी क्षेत्र के अंदर उष्ण वाताग्रह का निर्माण होता है, अगर वहां पर गर्म हवा अगर हैवी हो रही है तो वहां पर उष्ण वाताग्रह देखने को मिलेंगे। ज्यादातर ये आपको समुद्री क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे। वहीं पर अगर मैं बात करूं शीतोष्ण वाताग्रह की, शीतोष्ण वाताग्रह में ठंडी हवा ज्यादा इफेक्टिव रहती है, ज्यादा जो प्रभावी रहती है वो ठंडी हवा रहती है। तो उसके कारण जिसका निर्माण होता है वो होता है शीतोष्ण वाताग्रह। जब विपरीत स्वभाव वाली दो हवा टकराती है तभी वाताग्रह का निर्माण होता है। इन्हीं वाताग्रहों के कारण ही शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण होता है। तो कई बार आपसे सवाल पूछा जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के लिए पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन जी आप बोल सकते हो फ्रंट का बनना जरूरी है। अगर फ्रंट नहीं बन रहा तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कभी बनेंगे नहीं। आ रही जी बात समझ में? तो फ्रंट बनना जरूरी है। तो फ्रंट बनेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात तभी स्टार्ट होंगे। तो आप देख सकते हो 60 डिग्री अक्षांश क्षेत्रों में पश्चिम से पूर्व की ओर इनकी दिशा रहती है। ये भी आपको ध्यान रखना क्या जी, पश्चिम से पूर्व की ओर दिशा रहती है इनकी, ये भी ध्यान रखना है। और 60 डिग्री अक्षांश क्षेत्रों में रहते हैं। ठीक है जी। 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा आप जानते हो सभी कर्क रेखा को कहते हैं। और इन्हीं क्षेत्रों के अंदर इसे आप बोल सकते हो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में क्या चलती है? आपकी व्यापारिक पवन चलती है। क्या चलती है? व्यापारिक पवन चलती है। तो कई बार आपसे ये भी सवाल पूछा जाता है व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होती है। तो व्यापारिक पवनों की अगर मैं दिशा की बात करूं तो व्यापारिक पवनों जो दिशा रहती है वो पूर्व से पश्चिम की ओर रहती है। क्या रहती है जी? पूर्व से पश्चिम की ओर। अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा बोल रहा है जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है व्यापारिक पवनों के कटिबंध में उठते। क्या ये स्टेटमेंट सही है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उठते, तो आप उष्ण कटिबंध ना होकर शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उठते हैं। 60 डिग्री अक्षांश क्षेत्रों में इनका निर्माण होता है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है क्योंकि व्यापारिक पवन आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में चलती है। दूसरी कंडीशन ये बोल रहा है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो आपके हैं पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं। हाँ, ये स्टेटमेंट आपकी सही है। मैंने आपको बताया कि पश्चिम से पूर्व की ओर इनकी दिशा रहती है। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है। तो इसका आंसर क्या होगा? केवल दो सही। तो 2 नंबर स्टेटमेंट आप देखिए तो बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी फॉर बाहुबली इसका क्या रहेगा जी? राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था और ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। यूपीएससी अपने क्वेश्चंस को रिपीट करती है रैंडमली। और नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखो, सेम इसी साल वापस इसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछ लिया। टॉपिक वही है, थोड़ा सा घुमाया गया टॉपिक को। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन बताना। देखो स्टेटमेंट पर गौर करना। पूछ क्या रहा है? पूछ ये हमसे असत्य पूछ रहा है। नीचे आपको स्टेटमेंट्स दी गई है, उनमें से गलत बताना है आपको। ठीक है जी। देखिए, ए नंबर स्टेटमेंट बोल रहा है दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री अक्षांश रेखा के पास वाष्पीकरण अधिक होता है। देखिए, जब हम बात करते हैं गोलार्ध की
तो दोनों गोलार्धों की बात आती है तो बीच वाला आप देखोगे ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। कौन सी 0 डिग्री? इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? भूमध्य रेखा। आ रही बात समझ में? इसे इक्वेटर भी कहते हैं, आप बोल सकते हो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को। इसके जस्ट ऊपर मैंने आपको बताया 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा आपकी कर्क रेखा कहलाती है। ये आपकी जी कर्क रेखा, और इसे हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के रूप में भी जानते हैं। याद रखना ये चीज, क्या जानते हैं? इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के रूप में भी जानते हैं। तो ये पूछ रहा है कि दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री अक्षांश रेखा के पास वाष्पीकरण अधिक होता है। देखो वाष्पीकरण का डायरेक्ट रिलेशन आपको बता दूं मैं तापमान से है। जिन क्षेत्रों में तापमान अधिक होगा वहां पर आपको लो प्रेशर ज्यादा दिखाई देगा। जहां पर क्या होगा? तापमान अधिक होगा उन क्षेत्रों में आपको लो प्रेशर दिखाई देगा। पूरे वर्ष साल भर की अगर बात करूं, पूरे वर्ष जो लो प्रेशर जो बना रहता है वो कहां बना रहता है? विषुवत रेखा के क्षेत्रों में, क्योंकि पूरे वर्ष जो तापमान सबसे अधिक रहता है वो इक्वेटर पर रहता है। सूर्य की किरणें लगभग पूरे वर्ष लंबवत रहती है, वो कहां पर रहती है जी? इक्वेटर में रहती है। उसके बाद हम बात करें यहाँ उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लो प्रेशर बनने की जगह क्या होता है आपका? यहाँ हाई प्रेशर बनता है। क्या बनता है? हाई प्रेशर। और हाई प्रेशर बनता है लेकिन तापमान भी अधिक होता है, फिर भी हाई प्रेशर बनता है। आ रही बात सुन? तापमान अधिक होता है फिर भी यहाँ पर हाई प्रेशर बनता है, और इसी वजह से इन क्षेत्रों में क्या होता है जी? वाष्पीकरण अधिक होता है। मैंने आपको जस्ट आपको अभी बताया है कि वाष्पीकरण का डायरेक्ट रिलेशन आपके तापमान से है। अगर आपका तापमान बढ़ रहा है तो इसका मतलब वाष्पीकरण भी बढ़ेगा। वाष्पीकरण जो आपका सबसे अधिक जो वाष्पीकरण आपको देखने को मिलेगा कहां देखने को? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि यहाँ वर्षा तो कम होती है लेकिन वाष्पीकरण ज्यादा होता है। इसके कंपेरेटिवली आपके भूमध्य रेखा के तापमान ज्यादा है, वाष्पीकरण ज्यादा और लेकिन वर्षा नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? हाई प्रेशर है। और यही कारण है विश्व के सारे मरुस्थल आपको उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में दिखाई देंगे। आ रही बात में? विश्व के सारे मरुस्थल जो आपके उष्णकटिबंध क्षेत्रों में दिखाई देंगे। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है कि उष्णकटिबंध क्षेत्रों के अंदर सबसे अधिक आपको मरुस्थल देखने को मिलते हैं। आ रही बात समझ में? तो कई बार ये भी सवाल रहता है कि मरुस्थलों का सबसे अधिक विकास कहाँ हुआ है? तो मरुस्थलों का सबसे अधिक विकास आपका होता है जी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। सबसे अधिक आपको मरुस्थल देखने को मिलती है। यही रीजन है, हाई प्रेशर बना रहता है, वर्षा हो नहीं पाती। तो पहली स्टेटमेंट तो आपकी बिल्कुल जी सही है। आ रही बात? पहली स्टेटमेंट तो आपकी सही है। सेकंड स्टेटमेंट पर बात करें, दोनों गोलार्धों में 60 डिग्री अक्षांश रेखा के आसपास चक्रवात वाताग्रह की वर्षा करते हैं। मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको यही चीज बताई है। आपको देखिए ये क्वेश्चन देखिए, फ्रंट में बताया मैंने वाताग्रह का निर्माण हो रहा है, कहाँ हो रहा है? 60 डिग्री अक्षांश रेखाओं के अंदर हो रहा है। यही चीज मैंने बताई, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का जो निर्माण होता है वो आपके 60 डिग्री अक्षांश रेखाओं में होते हैं। तो इसका मतलब जो आपकी सेकंड स्टेटमेंट है ये भी आपकी क्या हो जाती है जी? सही हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी क्या है? सही है। उसके बाद बोल रहा है कि डी नंबर पर फोकस करें, डोलड्रम क्षेत्र सवैन्य वृष्टि होती है। देखिए डोलड्रम किसे कहते हैं? जहां पर वायुमंडल क्या हो जी? शांत हो। और वायु जहां पर शांत रहती है वो एक ही क्षेत्र जिसे हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, या बोल सकते हो विषुव क्षेत्र या विषुवत रेखीय क्षेत्र बोलते हैं। विषुव क्षेत्र जो आपका, इस क्षेत्र के अंदर सबसे अधिक वायुमंडल शांत रहता है, और इसी क्षेत्र में सबसे अधिक लो प्रेशर बनता है, और इसी क्षेत्र में सबसे अधिक आपकी सहवैनीय वर्षा होती है। आ रही बात समझ? सहवैनीय जो वर्षा होती है वो सबसे अधिक कहां पर होती है? सहवैनीय वर्षा आपकी होती है 0 डिग्री अक्षांश रेखा वाले क्षेत्रों में होती है। तो डी नंबर स्टेटमेंट भी आपकी सही है। लेकिन इसने पूछा आपसे गलत है। क्या पूछा है? असत्य कथन पूछा है। तो 6 नंबर पढ़ते हैं, विषुवत रेखीय क्षेत्रों में वर्षा की अपेक्षा वाष्पीकरण अधिक होती है। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि मैंने आपको जस्ट अभी बताया पूरे साल में सबसे अधिक वर्षा और सबसे अधिक तापमान जो रहता है वो किसमें रहता है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा में रहता है। इसीलिए आपका जो सी नंबर ऑप्शन होगा वो क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा। तो याद रखना सी फॉर कैलिफोर्निया इसका क्या रहेगा जी? सही आंसर रहेगा। सी फॉर कैलिफोर्निया इसका क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा। आ रही जी बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन को पढ़कर आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन क्या बोल रहा है हमारा कि भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुवों पर वायुमंडलीय दाब अधिक रहता है। देखिए कैसे, जब हम ग्लोब में देखते हैं तो ये आपका पोलर रीजन दिखाई देता है आपको, और ये आपका सेंटर रीजन जिसे हम बोलते हैं इक्वेटर बोलते हैं, आप बोल सकते हैं विषुवत रेखीय क्षेत्र बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? विषुवत रेखीय। और ये जो विषुवत रेखीय जो क्षेत्र आपका है, इस विषुवत रेखीय क्षेत्र की अगर बात करूं तो मैंने आपको जस्ट अभी बताया, आपको जहां पर तापमान अधिक होगा वहां पर आपको लो प्रेशर सबसे अधिक दिखाई देगा। क्या जी? आपका लो प्रेशर सबसे अधिक दिखाई देगा। जहां पर तापमान अधिक होगा वहां पर लो प्रेशर आपको सबसे अधिक दिखाई देगा। तो ये चीज ध्यान, डायरेक्ट रिलेशन रहता है इसका इसके साथ। आ रही बात समझ में? तो विषुवत रेखीय क्षेत्र में तापमान पूरे वर्ष भर तापमान क्या रहता है? ज्यादा रहता है, क्योंकि सूर्य की किरणें लंबवत सारे साल कहां पर रहती है? विषुवत रेखीय क्षेत्र में रहती है। अगर मैं बात करूं पोलर रीजन की, तो पोलर रीजन के अंदर क्या होता है जी? तापमान कम होता है। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें लंबवत नहीं पहुंच पाती, इसीलिए इन क्षेत्रों में तापमान कम होता है। और यहाँ पर क्या बनता है?
हाई प्रेशर बनता है, और इन क्षेत्रों में क्या तापमान अधिक रहता है तो इसमें क्या बन जाता है जी, लो प्रेशर बन जाता है। तो यही चीज आपको पहले स्टेटमेंट में पूछा है कि भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुवों पर वायुमंडलीय दाब अधिक होता है। देखो हाई प्रेशर कहां दिखाई देगा, जहां पर तापमान कम होगा, और तापमान कहां कम है, पोलर रीजन में है। तो इसका मतलब पहली स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाती थी, सही हो जाती है। भूमध्य रेखा की तुलना में क्या ध्रुवों पर वायुमंडल अधिक है, आ रही बात समझ में, क्योंकि तापमान कम है। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर वार्षिक ताप परिसर अधिक रहता है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। वार्षिक का मतलब पूरे साल के अंदर तापमान सबसे अधिक कहां दिखाई देता है। तो आपसे कई बार सवाल ये भी पूछा है पूरे साल सूर्य की किरणें कहां लंबवत होती है। तो वार्षिक ताप जो रहता है आपका, वार्षिक तापमान सबसे अधिक कहां रहता है, तो वार्षिक तापमान आपका सबसे अधिक कहां रहता है जी, तो वार्षिक तापमान आपका सबसे अधिक रहता है जी ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर रहता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 नंबर स्टेटमेंट भी आपकी क्या है जी, सही है। क्योंकि ये बोल रहा है कि ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर वार्षिक ताप परिसर अधिक रहता है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि तापमान अधिक रहता है भूमध्य रेखा में। तो दोनों स्टेटमेंट आपकी सही है। ऐसा ऑप्शन जिसमें दोनों स्टेटमेंट हो, सी नंबर ऑप्शन इसका क्या रहेगा जी, राइट आंसर रहेगा। सी फॉर कैलिफोर्निया इसका क्या है जी, राइट आंसर रहेगा। दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपकी जी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा पूछ रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए कि निम्न में से किस प्रकार के बादल स्वच्छ और अच्छे मौसम को सूचित नहीं करते। स्टेटमेंट आपसे पूछ रहा है कि ऐसे बादल जो स्वच्छ मौसम और आपका स्वच्छ मौसम को सूचित नहीं करते। देखिए आपसे सीधे सा क्वेश्चन पूछ रहा है किस प्रकार के जो बादल होंगे वो अच्छे मौसम को सूचित नहीं करते। आप लोग हमेशा याद रखना, जब आसमान में काले बादल छाते हैं, काले कपासी मेघ छाते हैं, तब क्या होता है, कपासी मेघ छाते हैं तो क्या होता है, आपकी वर्षा या चक्रवात आने की संभावना रहती है ना, चक्रवात या वर्षा आने की संभावना रहती है। आ रही बात समझ, वर्षा आने की संभावना रहती है। तो ऐसा मौसम क्या आपका साफ मौसम नहीं दिखाई देता। तो आपसे क्वेश्चन यही तो पूछा है कि सूचित किसको करता है, स्वच्छ बादल ना बनना या स्वच्छ मौसम को सूचित नहीं करता, ऐसा कौन सा होगा, कपासी मेघ है, कपासी मध्य मेघ है, कपासी वर्षा मेघ है, पक्षाप मेघ है। तो आप लोग हमेशा याद रखना, पक्षाप मेघ जो काले कपास जो मेघ होते हैं, पक्षा का मेघ होते हैं, ये क्या है आपके बादल को, आपका जो मौसम उसको साफ सूचित नहीं करते हैं। आ रही जी बात समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मानसूनी हवाओं से पूछा गया और मानसूनी जलवायु से संबंधित क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करिए कि मौसमी जो मानसून हवाओं का उत्तम विकास निम्नलिखित कथनों पर सही मतलब कि निम्नलिखित स्थानों पर होता है। जल्दी से आपको आंसर देना है इसका। क्वेश्चन बोल रहा है कि मानसूनी हवा, अगर मैं बात करूं मानसून की, तो मानसून की जब भी हम बात करते हैं तो मानसून वाला क्षेत्र आपको दिखाई देता है। आप लोग सभी जानते हो कि हिंद महासागर वाला जो क्षेत्र रहता है आपका, अगर भारतीय प्रायद्वीप की अगर मैं बात करूं तो भारत वाले क्षेत्र के अंदर मैं बात करूं तो भारत के अंदर ये क्षेत्र आपका यहाँ पर क्या है, आपका क्या होता है जी, हाई प्रेशर बना रहता है, समुद्री क्षेत्र है, यहाँ पर हाई प्रेशर बना रहता है। जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत होती है, किस पर, कर्क रेखा पर लंबवत होती है। यहाँ आपने तिब्बत का पठार देखा है, यहाँ पर लो प्रेशर बनता सबसे अधिक है, और यहाँ लो प्रेशर बनता तो कोई भी चीज ज्यादा से कम की ओर जाती है, कम से ज्यादा की ओर जाती है, ज्यादा से कम की ओर जाती है, कम से ज्यादा की ओर। तो याद रखना हमेशा ज्यादा से कम की ओर। तो हवा क्या चलेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। तो हवा यहाँ से आपकी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेगी, तो ये दबाव बनेगा। इसी दबाव के कारण भारत के अंदर और चाइना वाला जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों के अंदर क्या होता है जी, वर्षा होती है। तो आपसे सवाल पूछा है कि मानसूनी हवाओं का उत्तम विकास निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। दक्षिणी पूर्वी एशिया क्षेत्र, आपका अगर दक्षिणी पूर्वी एशिया क्षेत्र की बात करूं तो इन क्षेत्रों में होता है। आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि आप देखोगे भारत के दक्षिण वाले क्षेत्रों में, यहाँ पर आपका मालदीव क्षेत्र और मलेशिया वाला क्षेत्र आता है। क्या इन क्षेत्रों में विकास होता है, चीन में विकास होता है, जापान में विकास होता है। तो इसका आंसर बताना आप लोगों का, आंसर क्या होगा इसका। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आए तो इस क्वेश्चन का जो आंसर क्या होगा जी, आपको याद रखना है, इसका जो आंसर होगा चीन और दक्षिणी पूर्वी एशिया वाला क्षेत्र आएगा। कि कौन सा, दक्षिणी पूर्वी एशिया और चीन, ऐसा कोई आंसर जिसमें दोनों स्टेटमेंट हो, 1 और 2। तो बी नंबर ऑप्शन इसका क्या रहेगा जी, राइट आंसर रहेगा। बी नंबर ऑप्शन इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। चीन और दक्षिणी पूर्वी एशिया वाले क्षेत्र में मानसूनी वर्षा होती है, ना कि जापान वाले क्षेत्र में। जापान थोड़ा साइड में ऊपर की ओर चला जाता है, तो वहां पर मानसून तक वर्षा नहीं होती है। आर्य जी बात समझ। तो इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर स्टेटमेंट इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करना है जी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी दिए गए स्थान के तापमान का नियंत्रण के संबंध में निम्नलिखित कथनों के सत्य कथन बताने हैं आपको। ठीक है जी। स्टेटमेंट पहली बोल रहा है, धरातल पर सर्वाधिक तापमान भिन्नता स्थल खंड व महासागरों पर दृष्टिगत होते हैं। देखो आप लोगों से पहले स्टेटमेंट बोल रहा है, हमेशा याद रखना, अगर जल की मैं बात करूं, जल और स्थल की अगर बात करें तो आपको बता दूं मैं, स्थल जो है आपका जल्दी गर्म होता है,
क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा जल्दी गर्म होता है और जल्दी ही क्या हो जाता है जी, ठंडा भी हो जाता है। आ रही बात समझ में, जल्दी क्या होता है जी, ठंडा भी होता है ना। याद रखना ये चीज, जितनी कोई चीज जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी होगी। और जल जो है वो आपका धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। आ रही बात समझ में, ये क्या होता है, धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे ठंडा होता है ना। आपने जनरल लाइफ में देखा भी होगा, धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे ठंडा होता है। तो इसका मतलब जहां पर आप देखोगे तापमान ज्यादा होगा, जहां पर गर्मी ज्यादा महसूस होगी, सपोज दैट आप जब देखते हो जैसलमेर के अंदर रात को तो ठंड ज्यादा होती है, दिन में गर्मी आपको ज्यादा महसूस करती है। क्यों? क्योंकि रीजन यही है, जो चीज जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी होती है। आप कभी पानी को देखना, धीरे धीरे ठंडा होगा आपका, लेकिन आप देखो कोई भी चीज, लोहे की चीज को गर्म करो या कोई ठोस चीज को गर्म करो, एकदम से आपकी ठंडी हो जाएगी। तो सेम वैसे ही क्या है कि आपसे पूछा द्रांतल सर्वाधिक तापमान भिन्नता स्थल खंड और महासागरों के बीच में होती है, बिल्कुल होती है। क्योंकि स्थलीय भाग जो होता है जितना जल्दी गर्म होता है उतना ही जल्दी ठंडा होता है, लेकिन जल जो होता है वो क्या आराम से गर्म और आराम से ठंडा होता है। इसका मतलब सबसे अधिक तापमान भिन्नता जो देखने को मिलती है वो आपको द्रांतल और महासागरों के बीच में देखने को मिलती है। आ रही जी बात समझ। नेक्स्ट आपसे बोल रहा है कि रात्रि में महासागरीय तल स्थल की अपेक्षा शीघ्रता से ठंडा होता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? रात के समय में सतल जो है, आप बोल रहा है कि महासागरीय तल जो है सतल की अपेक्षा में शीघ्रता से ठंडा होता है। बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि धीरे धीरे होता है, सतल जल्दी ठंडा होता है। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। आ रही बात समझ में, ये स्टेटमेंट आपकी क्या है जी, गलत है। तो 2 नंबर स्टेटमेंट वैसे भी आप एलिमिनेट करो तो 2 ऑप्शन आपके कैसे गए? आ रही बात समझ में। तीसरा बोल रहा है कि अक्षांश के बढ़ने के साथ साथ तापमान घटता है। क्या ये बात सही है? अक्षांशों के बढ़ने के साथ साथ तापमान घटता है। देखो जब हम बात करते हैं ग्लोब के अंदर, ये विषुवत रेखा क्षेत्र है, विषुवत रेखा से पोल की ओर जाओगे तो अक्षांश बढ़ रहे हैं आपके, अक्षांश बढ़ रहे हैं तो सीधी सी बात तापमान घट रहा है कि बढ़ रहा है? तो तापमान जी कम हो रहा है। आ रही बात सुने, पोलर रीजन पर तापमान कम हो जाता है। मैंने अभी बताया आपको, इसी कारण क्षेत्र में क्या बनता है, हाई प्रेशर बनता है ना। तो पोलर रीजन पर तापमान कम हो जाता है, तो अक्षांशों के बढ़ने के साथ साथ तापमान क्या जी, घटता है। आ रही बात सुन, दोनों गोलार्ध में, साउथ और नॉर्थ दोनों में देखेंगे तो ये स्टेटमेंट आपकी सही है। अधिकतम तापमान ग्रीष्म में तथा न्यूनतम तापमान आप शीतकाल में प्राप्त होता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अधिकतम तापमान आपको कब दिखाई देगा? जब आपकी ग्रीष्म ऋतु होगी। ग्रीष्म ऋतु होगी तो इसका मतलब क्या होगा, कर्क रेखा पर सूर्य किरणें लंबवत होगी। और 21 जून के समय क्या था, सूर्य किरणें एकदम से कर्क रेखा पर लंबवत हो जाती है। तो अधिकतम तापमान ग्रीष्म में हमें और ठंड में न्यूनतम तापमान आपको दिखाई देगा। तो ऐसे स्टेटमेंट जिसमें 1, 3 और 4 हो तो आपका ए फॉर अलिफ लेला आपका आंसर रहेगा जी, राइट आंसर रहेगा। ए नंबर ऑप्शन इसका क्या रहेगा जी, राइट आंसर रहेगा। ए फॉर अलिफ लेला आपका क्या रहेगा जी, राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला सवाल, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन को पढ़ना आपको और क्वेश्चन का आंसर देना है। कथनों पर व्यापारिक पवनों के संदर्भ में कौन सा सत्य नहीं है? क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन सा कथन व्यापारिक पवनों के संदर्भ में सत्य नहीं है? जो आपकी ट्रेड विंड्स होती है उनके बारे में कथन कौन सा सत्य नहीं है? सत्य नहीं बताना आपको, ना कि सत्य बताना है। ठीक है जी। क्वेश्चन बोल रहा है ये प्रभावित होती है असव अक्षांश से डोलड्रम और शांत कटिबंध। पहले देख लेते हैं व्यापारिक पवनों के बारे में। ये आपका जी गोलार्ध बन गया, ठीक है जी। ये आपकी 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा होगी। ये आपकी 23.5 डिग्री अक्षांशीय रेखा उष्ण कटिबंध के अंदर। ये साउथ के अंदर उष्ण कटिबंध के अंदर जिसे हम बोलते हैं मकर रेखा। ये तो आपकी होगी जी मकर रेखा, आ रही बात समझ में। और ये आपकी होगी जी कर्क रेखा, आ रही बात समझ में, कर्क रेखा, ठीक है ना। तो ये आपकी मकर रेखा, ये आपकी होगी जी कर्क रेखा, आ रही बात समझ में। और ये आपका 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा। जब हम बात करते हैं 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा उत्तर और दक्षिण की ओर, तो आपसे व्यापारिक पवनों की जब भी बात की तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों से विषुवत रेखा या डोलड्रम की ओर चलती है। आ रही बात समझ में। व्यापारिक पवनें हमेशा क्या है, पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। आ रही बात समझ में, क्योंकि इस क्षेत्र में क्या बनाता है, लो प्रेशर, और इस क्षेत्र में क्या होता है, हाई प्रेशर। तो कोई भी चीज ज्यादा से कम की ओर आएगी तो हवा आपकी इस साइड से इस साइड में चलेगी, तो हाई से लो की ओर। तो व्यापारिक पवन हमेशा क्या चलती है जी, पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। आ रही बात समझ में। व्यापारिक पवनें आपकी कहां चलती है, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो पहली कंडीशन तो आपकी ये याद रखना है, ठीक है ना, व्यापारिक पवनों के लिए व्यापारिक पवन। दूसरी कंडीशन आपकी क्या हो जी, ये भूमध्य रेखा की ओर चलती है। आ रही बात समझ में, ये किस ओर चलती है, भूमध्य रेखा की ओर चलती है, ठीक है ना। तो ये प्रभावित होती है कि असव अक्षांश से डोलड्रम या शांत कटिबंध की ओर। ये स्टेटमेंट आपकी सही है, क्योंकि ये आपका असव अक्षांशीय क्षेत्र है जहां पर हाई प्रेशर बनता है, और उसके बाद यहां पर आपका लो प्रेशर बना, तो आपको इस दिशा में आ रही है। तो इसका मतलब प्रभावित कहां से होती है, असव अक्षांश से आपकी डोलड्रम की ओर, ठीक है जी। दक्षिणी गोलार्ध में दाईं ओर विक्षेपित होकर दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें का रूप ले लेती है। ये आपका दक्षिणी गोलार्ध है। दक्षिणी गोलार्ध में यहां से इस साइड में ऐसे चलेगी। दक्षिणी गोलार्ध की अगर बात करूं तो ये इस साइड से चलेगी, ठीक है।
तो आपको सर दक्षिणी गोलार्ध में दाईं ओर से विक्षेपित होकर दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन रूप ले लेती है। इनकी दिशा शक्ति नियत रहती है। इनके द्वारा कभी कभी गहत वात गर्तों का निर्माण होता है। देखो अगर मैं बात करूं इसके अंदर तो आपकी जो व्यापारिक पवन है आपके दक्षिणी गोलार्ध की अगर बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध के अंदर व्यापारिक पवन जो चलती है आपकी सेम इसी कंडीशन में चलेगी, ठीक है ना, इसी कंडीशन में चलेगी। लेकिन आपको बता दूं इनके कारण कभी भी फ्रंट नहीं बनते। क्या नहीं बनते? फ्रंट नहीं बनते, वाताग्रह नहीं बनते। आर्यवास में क्या नहीं बनेंगे? वाताग्रह नहीं बनेंगे, ठीक है ना। वाताग्रह नहीं बने तो वाताग्रह नहीं बनने वाली स्टेटमेंट आपकी कौन सी है? डी नंबर ऑप्शन आपका दे रहा है। तो डी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसने पूछा सत्य नहीं है तो इनके कारण कभी भी वाताग्रह नहीं बनते। आर्य जी बात समझे? तो डी नंबर ऑप्शन इसका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा, ठीक है ना। तो ये आपके असव अक्षांश से भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली सारी हवाएं हैं, ठीक है जी। तो इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर ऑप्शन इसका क्या रहेगा जी? राइट आंसर है। बाकी तीनों स्टेटमेंट आपके क्या है? सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या रहेगा? क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। आपके प्रति चक्रवात पर बात कीजिए। चक्रवात के अंदर हमेशा याद रखना, चक्रवात हमेशा लो प्रेशर के कारण बनते हैं। ऐसे आर्यवासन में लो प्रेशर के कारण ऐसे चक्रवात बनते हैं, ठीक है जी। ये आपकी चक्रवात की आंख कहलाती है। क्या कहलाती है? ये आंख कहलाती है चक्रवात की आंख, जिसमें क्या होता है? लो प्रेशर होता है। और इस लो प्रेशर में कभी वर्षा नहीं होती। याद रखना, क्या नहीं होती? इसमें वर्षा नहीं होती। इसके चारों ओर क्षेत्र जो होता है उसमें वर्षा होती रहती है चक्रवातों में, ठीक है जी। ये जो आपके चारों क्षेत्र है इनमें वर्षा होती रहती है, ठीक है ना। इन क्षेत्रों में आपकी वर्षा होती है, लेकिन आपके बीच वाले जो आंख वाला क्षेत्र है इसमें वर्षा कम होती है, इसके चारों ओर वर्षा ज्यादा होती है, ठीक है ना। और इसको जो एनर्जी मिलती है गति करने के लिए वो गुप्त उष्मा से मिलती है, गुप्त उष्मा से। और गुप्त उष्मा कब उत्पन्न होती है? गुप्त उष्मा जब कंडेंसेशन की प्रक्रिया आती है उसके बाद जो रिलीज उष्मा होती है उससे इनको क्या गति मिलती है आगे गति करने के लिए। तो क्वेश्चन क्या पूरा है? प्रति चक्रवात संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन विशेष रूप से सत्य है? सत्य की जब भी बात करें, सत्य बताना आपको, इसमें हवा की गति वर्ताकार होती है, केंद्र से बाहर वायुदाब बढ़ने के क्रम में जाता है, इनका निर्माण अधिकतर महाद्वीपों के ऊपर होता है, ठीक है जी। ये बोल रहा है कि इसमें हवा की गति वामावर्त व घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चलती है। देखिए जब हम बात करते हैं प्रति चक्रवात, ये तो आपको मैंने चक्रवात, प्रति चक्रवात के अंदर क्या होगा? बीच वाले भाग में हाई प्रेशर बनेगा। क्या बनेगा? बीच वाले भाग में हाई प्रेशर बनेगा। तो ये पहली स्टेटमेंट हमें बोल रहा है कि इसमें हवा की गति वर्ताकार होती है, केंद्र से बाहर की ओर वायुदाब बढ़ते क्रम में रहता है, इनके निर्माण अधिकतर महाद्वीपों के ऊपर होते हैं, इनमें हवा की गति वामावर्त, देखो अगर वामावर्त की बात करूं तो घड़ी की सुई की दिशा में अगर बात करूं उत्तर की ओर, लेकिन दक्षिणी गोलार्धों में आपकी उल्टी चलती है। आर्य बसन में और घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में होती है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट आपकी सही है। ये आपकी चक्रवातों के लिए सही है, ना कि प्रति चक्रवातों के लिए। और केंद्र से बाहर वायुदाब के क्रम बढ़ता है, इनका निर्माण अधिकतम महाद्वीपों के ऊपर होता है। देखिए महाद्वीपों पर इनका निर्माण नहीं होता। आर्य भाषण में महाद्वीपों पर इनका निर्माण नहीं होता, इनका निर्माण आपका सागरों पर होता है। आर्य भाषण में सागर पर निर्माण होता है आर्य भाषण में, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। अच्छा कथन सत्य बताना है आपको, अच्छा कथन आपको सत्य बताना ना कि असत्य बताना है। वायुदाब के बढ़ते क्रम में रहते इसकी गति वर्ताकार होती है, इसमें हवा गति वामावर्त। बिल्कुल इसका डी नंबर ऑप्शन आपका ये था चक्रवात के लिए। और अधिकतर महाद्वीपों के ऊपर रहते हैं, ठीक है। ये केंद्र से बाहर वायुदाब बढ़ने के क्रम में होता है, ठीक है जी। और इसमें हवा की गति वर्ताकार होती है। देखिए इसमें हवा की गति वर्ताकार नहीं होती, सीधी सी बताऊं आपको, हवा की गति कभी वर्ताकार नहीं होती है। वर्ताकार जो हवा की गति रहती है वो इसके अंदर रहती है। वर्ताकार आपकी हवा की गति रहती है वो चक्रवातों में रहती है, ना कि प्रति चक्रवातों में। आर्य भाषण में हवा की गति जो वर्ताकार रहती है वो किसमें? चक्रवातों के क्रम में रहती है, ना कि आपकी प्रति चक्रवातों में। प्रति चक्रवातों में हवा की गति नहीं होती, उसके अंदर क्या वापस हवा क्या हाई प्रेशर बनना स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग से आपका दबाव बढ़ता जाता है, और जैसे ही दबाव बढ़ता जाता है क्या होता है? ये हाई प्रेशर आपका साइडों में भी बढ़ता जाता है। इसी कारण क्या होता है? इन क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती और चक्रवात का अंत हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर स्टेटमेंट आपका सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो हाई प्रेशर बने तो वर्ताकार ना होकर ये धीरे धीरे हवा वापस नीचे बैठना शुरू कर देगी, लेकिन केंद्र में बाहर वायुदाब बढ़ता है, ये स्टेटमेंट सही है। और इसमें बोल रहा है कि इसमें निर्माण अधिकतम महाद्वीपों के ऊपर होता है, ठीक है जी। इसमें हवा की गति वामावर्त, ठीक है। तो ए नंबर स्टेटमेंट इसका क्या जाएगा जी? राइट आंसर रहेगा। ये सारी किसके लिए है? तो ये आपकी चक्रवात के लिए कंडीशन पूरी करती है। ये चक्रवात की कंडीशन पूरी करती है। मैंने आपको बताया लो प्रेशर बन रहा है, केंद्र से बाहर क्या हो रहा है? आपका वायुदाब बढ़ता है। उसके बाद बोल रहा है कि इनके अधिकतर महाद्वीपों के ऊपर होता है, तो ये भी बात सही है। और इसमें हवा की गति वामावर्त होती है। तो इसका आंसर ए नंबर ऑप्शन का क्या रहेगा जी? राइट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला सवाल,
क्वेश्चन पूछ रहा है कि तिरछी किरणों की अपेक्षा लंबवत किरणें अधिक ताप प्रदान करती हैं और ग्रीष्म काल में उत्तरी ढलान की तुलना में दक्षिण ढलान अधिक गर्म होते हैं। सवाल को देखिए, सवाल बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और हम बात करते हैं जब पृथ्वी के ऊपर सूर्य की किरणों की, जब हम बात करते हैं पृथ्वी के ऊपर सूर्य की किरणों की, तो सूर्य की जो किरण रहती है, सूर्य की किरण अगर तिरछी रेखा में जा रही है, सूर्य किरण क्या करेगी, अगर तिरछी रेखा में पड़ रही है, एंगल ज्यादा बना रही है, कोण ज्यादा बना रही है सूर्य किरण, अगर कोण का मान आपका जो एंगल का मान अगर ज्यादा हो रहा है तो सीधी सी बात है उस क्षेत्रों के अंदर तापमान कम प्राप्त होगा। हरी बसन में जितना कम कोण बनाएगी, अगर कोण आपका क्या है जी, कोण जितना कम होगा तो उस क्षेत्र में तापमान भी क्या रहेगा आपका, ज्यादा रहेगा। सीधा सा मतलब है इसका, ठीक है जी। तो तिरछी किरणें अपेक्षाकृत लंबवत किरणों के अधिक तापमान प्राप्त करती है, अतः ग्रीष्म काल में सीधी सी बोल रहा है कि तिरछी किरणें जो होती है उसके कंपैरेटिवली लंबवत किरणें अधिक तापमान, मैंने आपको अभी बताया कि कोण जहां कम होगा वहां तापमान ज्यादा होता है। 90 डिग्री अगर कोण बना रही है तो सीधी सी बात है तापमान ज्यादा मिलेगा, 90 से ऊपर जा रहा है तो आपको तापमान कम मिलेगा। अतः ग्रीष्म में उत्तरी ढलान की तुलना में दक्षिण ढलान पर अधिक गर्म होती है, ये भी बात सही है, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में ऐसा होता है, दक्षिणी गोलार्ध में ऐसा होता है, सभी स्थानों पर होता है, किसी भी स्थान पर नहीं होता, ये आपको बताना है। जब हम बात करते हैं ग्रीष्म काल में उत्तरी ढलान, जैसे आप देखोगे ग्रीष्म काल में उत्तरी ढलान का मतलब यही होता है, जब आप देखोगे कर्क रेखा वाले क्षेत्रों में, तो कर्क रेखा वाले क्षेत्रों के अंदर क्या होता है, कर्क रेखा में उत्तरी ढलान वाले क्षेत्रों में क्या होती है, आपका तापमान ज्यादा देखने को मिलता है पर्वतीय क्षेत्रों में, वही उसके कंपैरेटिवली दक्षिण ढलान के ऊपर आ रही बात समझ में, तो की तुलना में दक्षिण ढलान अधिक गर्म होती है, बिल्कुल ये बात सही है, ठीक है। तो ग्रीष्म काल में उत्तरी ढलान की तुलना में दक्षिण ढलान आपकी अधिक गर्म रहती है। ऐसा आपको कहाँ दिखाई देता है ना, ऐसा आपको कहाँ दिखाई देता है, उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिण गोलार्ध में, सभी स्थानों पर। तो इसका आंसर रहेगा उत्तरी गोलार्ध, ए नंबर ऑप्शन का क्या रहेगा जी, राइट आंसर रहेगा। उत्तरी गोलार्धों में ऐसा होता है, आरी बस में ए नंबर ऑप्शन का क्या रहेगा जी, राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला सवाल। क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन का आंसर देना आपसे विली विली चक्रवात के बारे में पूछा है, और विली विली चक्रवात होते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ये आपके ऑस्ट्रेलिया में आते हैं। तो अलग अलग चक्रवातों के अलग अलग नाम हैं। तो ये बोल रहा है विली विली क्या है, तो एक प्रकार का वृक्ष है जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उगता है, ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। आर्य भाषण में एक प्रकार की हवा जो मरुस्थल में चलती है, ये भी आपकी गलत स्टेटमेंट है। उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, तो ये आपकी स्टेटमेंट क्या होगी, सही होगी। तो विली विली अपने आप में ऑस्ट्रेलिया के उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। आर्य भाषण में उष्ण कटिबंध चक्रवात। तो कई बार आपसे सवाल पूछा है उष्ण कटिबंध चक्रवात से, तो विली विली आपका उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। कहां पर आता है ये, तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया में ये ऐसे चक्रवात आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। तो लक्षद्वीप समूह के निकट में पाई जाती है, बिल्कुल सही नंबर ऑप्शन का क्या रहेगा जी, राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुहासा जो आपका होता है, जिसे हम कोहरा बोलते हैं, कोहरा किसकी वजह से आता है, सवाल आपसे ये पूछा गया है ना। शाबाश में सभी बच्चे आंसर देंगे इसका कि कोहरा किसकी वजह से, सिंपल सा सवाल है, कोशिश करो आंसर देने की, सारी भाषा में कोशिश करो तो आंसर आपका आ भी जाएगा। जब हम बात करते हैं कोहरे की, तो कोहरे की जब भी हम बात करें, तो कोहरे की जब बात आती है किस एक कारण कुहासा आता है, तो याद रखना कोहरा जो आपका था हमेशा याद रखना कंडेंसेशन के कारण आता है। किसके कारण, संघनन के कारण। अगर क्या होता है ड्यू पॉइंट आपका अगर आकाश में अगर बादल छाए उसके बाद तो ये आएगा, लेकिन मौसम साफ हो, लेकिन क्या कंडेंसेशन की प्रक्रिया हो जाए, तो उसके बाद क्या जो आपकी जो हवा है उसके अंदर कंडेंसेशन की प्रक्रिया होने की वजह से आपको पानी की बूंदे आपको ज्यादा देखने को मिलती है। ये किसकी वजह से, संघनन के कारण होता है, याद रखना ये चीज। तो ए नंबर ऑप्शन का क्या रहेगा जी, राइट आंसर रहेगा। संतृप्त का मतलब होता है जब हवा संतृप्त हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, संघनन की प्रक्रिया होती है, और संघनन की प्रक्रिया के बाद वर्षा होती है। आर्य भाषा में वर्षा होती है, या फिर आप बोल सकते हो जो जलवाष्प है, जो आपकी क्या है जलवाष्प है, वो किस में चेंज हो गए, पानी की बूंदों में चेंज होते हैं। पानी की बूंदों, जलवाष्प संतृप्त हवा उसे बोलते हैं जब क्या हो, इससे ज्यादा जलवाष्प ना आ सके किसी हवा के अंदर, हवा की जो कंडीशंस है, हवा की जो कैपेसिटी वो पूरी हो जाए तो उसे बोलते हैं संतृप्त हवा। आर्य भाषा में तो ए नंबर ऑप्शन का क्या रहेगा जी, राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले, किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व बताने हैं। जो जलवायु होती है उसको सबसे अधिक प्रभावित कौन करता है, ये चीज आपसे पूछी गई है ना। तो सर्वाधिक आपसे पूछा गया कि किस स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। जब हम ऐसी चीजें क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको बताना है कि जलवायु को प्रभावित क्या करता है, समुद्र तल से उसकी ऊंचाई, उसका देशांतर,
समुद्र तट से उसकी दूरी और उसका क्षेत्रफल। बताइए इसका सही आंसर सबसे अधिक प्रभावित कौन करता है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व बताना आपको। तो याद रखना चीजें तो सारी प्रभावित करती है, लेकिन आपको याद रखना जो उसका सबसे अधिक, आपको याद रखना समुद्र तट से उसकी दूरी जो होती है वो आपको, अगर यहाँ पर अक्षांश लिखा होता तो हम उसको मान सकते थे, अगर यहाँ पर अक्षांश लिखा होता तो इसका आंसर बी नंबर होता। लेकिन यहाँ पूछ रहा है आपसे कि जलवायु को प्रभावित करता है, तो ये आपको याद रखना है सी नंबर ऑप्शन। देखो मैंने आपको बताया समुद्र के निकट जहां पर कोई महाद्वीप है तो वहां पर क्या होता है, लगभग आपका तापमान जो आपका क्या होता है, लगभग आपका समान देखने को मिलता है, लगभग आपको तापमान समान देखने को मिलता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, वहां की जलवायु प्रभावित होगी ज्यादा। तो सी नंबर ऑप्शन इसका क्या रहेगा जी, राइट आंसर होगा। लेकिन आपको बता दूं अगर यहाँ पर अक्षांश होता तो अक्षांश इसका आंसर रहता। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन इसका क्या रहेगा जी, राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछ रहा है कि किस स्थान पर ताप, वर्षा, हवा के दबाव की किसी निश्चित समय पर दशा को क्या कहते हैं? किसी स्थान पर ताप, वर्षा और हवा के दबाव की किसी निश्चित समय पर दशा को क्या कहते हैं? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। किस स्थान पर ताप, वर्षा, हवा के दबाव की किसी निश्चित समय पर दशा को क्या कहते हैं? देखो अगर ताप की बात करें, ताप हो गया, वर्षा की बात करें और वायु दाब की बात करें, है ना, तीनों की बात करें ना, तीनों की बात करें, दबाव की किसी निश्चित समय पर दशा को क्या कहते हैं? तो जहां पर अगर तापमान है, वर्षा है या दबाव है, तीनों चारों चीज हो तो उस सिचुएशन को क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं, ऋतु कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं, मौसम कहते हैं। तो याद रखना ऐसी चीज को हम बोलते हैं मौसम। आ रही बस में, ऋतु हमेशा लंबे समय तक चलता है, तो एकदम से जो चीजें प्रभावित करती है वो क्या कहलाती है? मौसम में परिवर्तन या मौसम कहलाता है। तो मौसम का बनना जो होता है वो किसके कारण होता है? ताप, दाब। अगर तापमान ज्यादा है तो तापमान ज्यादा है तो सीधी सी बात है लो प्रेशर बनेगा, लो प्रेशर बढ़ने के बाद क्या होगी जी? तो वर्षा होगी। आ रही बस, तो क्या होगी? वर्षा होगी। आ रही बस में, तापमान कम है तो हाई प्रेशर बनेगा, वर्षा कम हो जाती है। इसका मतलब मौसम में परिवर्तन होता है वो किसकी वजह से होता है? इन तीनों कारकों की वजह से होता है। आ रही है, तो डी नंबर ऑप्शन का क्या रहेगा जी, राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन कहां पाए जाते हैं? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि सदाबहार वन कहां पाए जाते हैं। तो याद रखना विषुवत रेखा क्षेत्रों में, सवाना क्षेत्रों में, टुंड्रा क्षेत्रों में, मानसूनी प्रदेशों में। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सदाबहार वन कहां पाए जाते हैं? तो सदाबहार वनों की जब भी बात आती है तो सदाबहार वन कहां पाए जाएंगे? जहां पर तापमान अधिक होगा। आ रही बात समझ, जहां पर तापमान अधिक होगा उन क्षेत्रों में। और तापमान आप सभी जानते हो कहां पर अधिक है, तो आपका तापमान भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक देखने को मिलता है। और यहीं पर आपकी वर्षा भी जहां अधिक होगी, तापमान और वर्षा जहां दोनों ज्यादा होगी वहां वन आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो सदाबहार वन आपको यहां देखने को मिलेंगे। आ रही बात समझ, तो जो आपकी भूमध्य रेखा क्षेत्र है इसमें सबसे अधिक आपको सदाबहार वन देखने को मिलेंगे। तो ये आपका क्षेत्र होगा जी विषुवत रेखा क्षेत्र होगा। ए नंबर ऑप्शन का क्या रहेगा जी, राइट आंसर रहेगा। ए नंबर ऑप्शन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। वेनेजुएला के घास के मैदान क्या कहलाते हैं? वेनेजुएला के घास के मैदान आपके क्या कहलाते हैं? शाबाश, इस क्वेश्चन का आंसर देना है। वेनेजुएला के घास के मैदान क्या कहलाते हैं? जब बात आती है वेनेजुएला की, तो वेनेजुएला आपको बता दूं मैं, ये आपका छोटा सा आपको मैं ड्रॉ कर रहा हूं, आपका महाद्वीप ड्रॉ कर रहा हूं। तो ये आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है ना, ठीक है जी। तो ये आपका लगभग दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, एक थोड़ा सा इसको आप बोल सकते हो, ठीक है जी। तो आपका ये जो क्षेत्र है आपका, ये वेनेजुएला देश है। और इस वेनेजुएला के अंदर जो घास के मैदान उसे बोलते हैं लानोस। क्या कहते हैं जी? लानोस। और यहाँ पर क्या कहते हैं इन्हें, आपको याद रखना, सेल्वास। ब्राजील वाले घास को क्या कहते हैं जी? सेल्वास। और अर्जेंटीना वाले कहते हैं जी पंपास। हरी बात समझ में, ठीक है ना। तो आपसे पूछा गया है कि वेनेजुएला के अंदर कौन सी घास है, तो आपको लानोस घास पाई जाती है वेनेजुएला में। पंपास आपकी अर्जेंटीना में पाई जाती है, अर्जेंटीना। हरी बात में, डाउन्स आपके कहाँ पाए जाते हैं? तो डाउन्स आपके पाए जाते हैं जी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, है ना, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ये आपकी शीतोष्ण कटिबंधीय घास है। प्रेरीज कहाँ पर है जी? तो प्रेरीज आपके उत्तरी अमेरिका के अंदर है, उत्तरी अमेरिका के अंदर आपके प्रेरीज घास है। हरी बात समझ में। पंपास आपने देख लिया। और वेल्ड आपसे पूछ ले तो वेल्ड आपके कहाँ है जी? तो वेल्ड आपके दक्षिणी अफ्रीका के अंदर है। हरी बात समझ में, वेल्ड कहाँ पर है जी? तो दक्षिणी अफ्रीका के अंदर, ठीक है जी। तो इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन का क्या रहेगा जी? राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस देश में चारागाह को वेल्ड कहा जाता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। वेल्ड जो है चारागाह को किसको कहा जाता है? तो वेल्ड की जब भी बात आती है तो हम बात करते हैं कि वेल्ड की जब भी किसी देश के चारागाह को वेल्ड कहा जाता है, तो याद रखना दक्षिणी अमेरिका के घास के मैदानों को वेल्ड कहा जाता है। ब्राजील को हमने अभी पढ़ा है कि सवाना, सॉरी सेल्वास कहा जाता है, सेल्वास।
वहीं पर कनाडा के बारे में मैंने बताया आपको, उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज कहा जाता है, प्रेरीज। और मैंने आपको बताया है कि दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड कहा जाता है। डी नंबर ऑप्शंस का क्या रहेगा जी, राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन में आपको, अच्छा इसमें मैप, अच्छा मैप दिया हो तो मैप इसके साथ आया नहीं है, छोड़ दो इसको एक बार, है ना, इसको भी छोड़। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए। अच्छा सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं क्या इसमें? हाँ क्वेश्चन को पढ़िए। अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा भूमध्य क्षेत्रों के अंदर अपेक्षित आर्द्रता बहुत अधिक होती है, क्या ये स्टेटमेंट सही है? दूसरा बोला तापमान के कम होने पर अपेक्षित आर्द्रता बढ़ जाती है, क्या ये स्टेटमेंट सही है? कथनों पर विचार करना है। अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा में भूमध्यवर्तीय क्षेत्रों में अपेक्षाकृत आर्द्रता बहुत अधिक होती है। देखिए जब हम बात करते हैं तापमान की, तो तापमान की जब बात करते हैं, जिन क्षेत्रों में तापमान अधिक होगा वहां पर आप लो प्रेशर अधिक होगा, लो प्रेशर जहां अधिक होगा वहां पर वाष्पीकरण भी अधिक होगा, और वाष्पीकरण जहां अधिक होगा तो वहां पर क्या आर्द्रता भी आपको देखने को ज्यादा मिलेगी। आर्द्रता अरे बस में क्या होती है जी, आर्द्रता देखने को ज्यादा मिलेगी, ठीक है। उसके बाद तापमान के कम होने पर अपेक्षित आर्द्रता बढ़ जाती है, क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो पहले स्टेटमेंट तो जी आपकी सही है, लेकिन दूसरी स्टेटमेंट आपकी जी गलत है, ठीक है। तापमान के कम होने पर कभी अपेक्षित आर्द्रता बढ़ती नहीं है, आपकी कम हो जाती है, ठीक है। तो ए नंबर ऑप्शंस का क्या रहेगा जी, राइट आंसर रहेगा। ए फॉर अलिफ ले ला, इसका क्या रहेगा जी, राइट आंसर रहेगा। अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतिम क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन की अगर चलते हैं तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। हाँ क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है आर्द्र उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में निम्नलिखित में कौन सी आर्थिक क्रिया सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? आर्थिक क्रिया किन क्षेत्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? आर्द्र उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? गहन जीवन का निर्वहन करना, व्यापारिक पशुपालन हो गया जी, चलवासी पशुचारण हो गया, स्थानांतरण कृषि। बताइए आर्द्र कृषि, जो आर्द्र उष्णकटिबंधीय प्रदेश होते हैं, जो ट्रॉपिकल रीजनों में जो खेत में पाए जाते हैं, उसमें क्या होता है? गहन जीवन निर्वाह कृषि होती है, व्यापारिक पशुपालन होता है। देखिए जब मैं बात करता हूँ उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जिसमें से आर्द्र की बात की है, तो आर्द्र होगा वहां पर क्या होगा जी, वर्षा तो होगी, है ना। तो वर्षा होगी, तो वर्षा होने की वजह से वहां पर क्या होगा, कृषि भी होगी, सीधी सी बात है, कृषि भी होगी। तो कृषि आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। चलवासी पशुचारण, व्यापारिक पशुपालन, गहन जीवन निर्वाह कृषि होगी, स्थानांतरण कृषि होगी। तो आपको ज्यादा ध्यान रखना है इसमें कि आपकी स्थानांतरण कृषि आपको सबसे अधिक देखने को मिलती है। हरी बात समझ में, क्योंकि आप देखोगे स्थानांतरण कृषि क्यों होती है? अगर किसी क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है, उसके बाद दूसरे क्षेत्र में कम वर्षा होती है, तो वहां वर्षा करते हैं। लेकिन जहां अधिक वर्षा होती है तो वहां पर जो फसलें होती है वो कई बार खराब भी हो जाती है। उस क्षेत्र में ज्यादा वर्षा होने की वजह से पानी खड़ा भी रह जाता है। तो इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन इसका क्या रहेगा जी, राइट आंसर रहेगा, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना काफी है, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना काफी। जय हिंद, जय भारत। सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर किया करो। धन्यवाद।